नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। राज्यों से देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। बजट पश्चात एमएसएमई क्षेत्र पर वेबिनार को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। कहा, हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को बढ़ाया आगे। आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को करना चाहता है मजबूत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में गिनवाई महाकुंभ की उपलब्धियां। कहा, भारत के विकास और विरासत की दिखी छाप। महाकुंभ से हमारी अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद। औरंगजेब का गुणगान कर विवादों में फंसे अबू आजमी। सड़क से लेकर सदन तक मचा हंगामा। सफाई देते हुए सपा नेता ने अपना बयान लिया वापस, लेकिन शिवसेना और भाजपा हमलावर। राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रपति ने किया संबोधित। कहा, शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाने पर देना चाहिए ध्यान। और चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के सामने 265 रन का लक्ष्य। मोहम्मद शमी ने झटके 3 विकेट। स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी ने खेली अर्धशतकीय पारी। भारत को गिल के रूप में लगा पहला झटका। और हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से, जहां औरंगजेब को लेकर विवादित बयान पर विवादों में आए महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने माफी मांग ली है। अब आजमी ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो अपना बयान वापस लेते हैं। औरंगजेब और अबू आजमी पर छिड़ा संग्राम। औरंगजेब प्रेम में अबू आजमी के खिलाफ केस। महाराष्ट्र विधानसभा में लगे जय भवानी जय शिवाजी के नारे। मचा बवाल तो अबू आजमी ने मांगी माफी। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने वाले अपने विवादों वाले बयान से पीछे हटने की घोषणा की है। आजमी ने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो वो अपना बयान वापस लेते हैं। हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा मचा दिया। शिवसेना और बीजेपी ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र विधानसभा में इस मुद्दे पर मंगलवार को जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और शिवसेना के सदस्यों ने सदन में जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाए और अबू आजमी पर कार्रवाई की मांग की। संभाजी महाराजांच्या मारेकऱ्याचं म्हणजे औरंगजेबाचं या ठिकाणी अबू आजमीने गायलं। खरं म्हणजे अबू आजमीचा निषेध करायला पाहिजे। अबू आजमीचा धिक्कार करतो। अबू आजमी या ठिकाणी धिक्कार करत असताना या ठिकाणी हिंदुओं को धर्मांतर किया, उसके खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने स्वराज्य का स्थापना की थी। इतना उसको अबू आजमी जैसे जिहादी को अगर समझता नहीं रहेगा ना, तो फिर उसको जल्दी औरंगजेब के पास भेजना पड़ेगा। वहीं कई कांग्रेसी नेता अबू आजमी के औरंगजेब के बयान के समर्थन में भी उतर आए। उदित राज ने अबू आजमी के बयान का समर्थन करते हुए कहा, मैं अबू आजमी के बयान का समर्थन करता हूं, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। तो राशिद अलवी ने कहा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए लेकिन मंदिरों को पैसे भी दिए। बता दें, अबू आजमी ने औरंगजेब का बचाव करते हुए बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं 17वीं सदी के मुगल बादशाह औरंगजेब को क्रूर, अत्याचारी या असहिष्णु शासक नहीं मानता। लेकिन बढ़ते विवाद के बाद अबू आजमी ने माफी मांग ली। मुंबई से डीडी न्यूज के लिए शिशिर सैलार की रिपोर्ट।
और मुंबई के बाद अब खबर दिल्ली से, जहां नई सरकार यानी भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार बनने के बाद दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र संपन्न हो गया। फिलहाल अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित इस सदन के दौरान 5 बैठकों में कुल 18 घंटे 18 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली। और क्या कुछ खास रहा इन 5 बैठकों के दौरान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस रिपोर्ट में। दिल्ली में 8वीं विधानसभा के पहले सत्र के समापन के बाद दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि 8वीं विधानसभा का पहला सत्र 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक चला। सदन की बैठकें 24, 25, 27, 28 फरवरी और 3 मार्च 2025 को आयोजित की गई। इन 5 बैठकों के दौरान कुल 18 घंटे 18 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली। 5 दिनों तक विभिन्न अवसरों पर कुल 126 सदस्यों ने सदन में अपने विचार व्यक्त किए। विधानसभा के पहले सत्र में इतने सदस्यों को बोलने का अवसर मिलना किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। सदन का 18 घंटे 18 मिनट तक सदन की कार्रवाई चली है। कुल 5 दिन में 100 विभिन्न अवसरों पर 126 सदस्यों ने सदन में अपने विचार व्यक्त किए। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जितने नाम भेजे गए सभी को बुलाया गया। वरिष्ठ सदस्य अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा के सदस्यों को पहले दिन यानी 24 फरवरी को शपथ दिलाई। 25 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सदन को संबोधित किया और उन मुद्दों के बारे में व्याख्या की जिन पर सरकार दिल्ली के विकास और लोगों की भलाई के लिए कार्य करेगी। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन में 28 फरवरी 2025 को पारित किया गया। पहले सत्र का अन्य मुख्य बिंदु सीएजी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करना रहा। इसमें दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की और 2 दिनों तक चर्चा हुई। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन पर सीएजी की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के साथ चर्चा की गई। इस सदन की संपत्ति है सीएजी की रिपोर्ट और इसको अंजाम तक पहुंचाना। पीएसी 3 महीने में रिपोर्ट देगी कि सीएजी की रिपोर्ट संबंधित विभागों को भेज दी जाए और उस पर एक्शन टेकन नोट 1 महीने के अंदर अंदर चेयर के कार्यालय तक, स्पीकर कार्यालय तक पहुंच जाए। 27 फरवरी को मोहन सिंह बिष्ट को उपाध्यक्ष भी चुना गया। इस सत्र के दौरान नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख के कुल 109 नोटिस प्राप्त हुए और 42 मामलों को सदन में उठाया गया, जिन्हें संबंधित विभागों को उत्तर के लिए भेज दिया गया। 8वीं विधानसभा का पहला सत्र कुल 5 दिनों तक चला। इस दौरान 18 घंटे 18 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली, जिसमें कैग की भी 2 रिपोर्टों को रखा गया और उस पर चर्चा की गई, जिन्हें बाद में लोक लेखा समिति के पास भेज दिया गया है। कैमरामैन विक्की राजपूत के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां सरकार बहुत ही जल्द 8,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाली है। इसके लिए गृह विभाग ने खाली पदों की रिपोर्ट भेज दी है और अब इस भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 8,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती। रिक्त पुलिस पदों की भर्ती के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक ही साल के अंदर 15,500 पुलिसकर्मी होंगे चयनित। पुलिसकर्मियों की भर्ती में 7500 सिपाही, 500 सब इंस्पेक्टर और 500 ऑफिस स्टाफ के पद शामिल। मध्य प्रदेश में पुलिस बल 1 लाख और 25,000 पद खाली। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग में 25,000 रिक्त पदों की कमी के बीच 8,500 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। इसमें 7,500 सिपाहियों, 500 सब इंस्पेक्टर और 500 ऑफिस स्टाफ के पद शामिल हैं। प्रदेश में 8 साल बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। गृह विभाग ने सब इंस्पेक्टर पदों के भर्ती नियमों में संशोधन भी कर दिया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद पहली बार होगा जब एक ही साल के अंदर 15,500 पुलिसकर्मी चयनित होंगे और इससे कानून व्यवस्था भी राज्य में दुरुस्त हो सकेगी। 2 महीने पहले ही 7,500 आरक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी और 8,500
नई भर्ती के बाद कुल करीब 15,000 नए आरक्षक पुलिस विभाग को प्राप्त हो जाएंगे। मध्य प्रदेश पुलिस के पास मौजूद बल सिर्फ 1 लाख है, जबकि 25,000 पद खाली हैं और हर साल 500 से लेकर 700 पुलिसकर्मी रिटायर्ड हो रहे हैं, जिससे ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं गृह विभाग में सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। इसमें सब इंस्पेक्टर रेडियो, फोटो, फिंगरप्रिंट पद भी शामिल हैं। अब इन पदों के लिए उम्मीदवार 36 की जगह 38 साल की उम्र तक परीक्षा दे पाएंगे। पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा की कोशिशों के बाद गृह विभाग ने सब इंस्पेक्टर पदों के भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है। जो प्रस्ताव है, निश्चित तौर पर इससे पुलिस महकमे को मदद मिलेगी। पुलिस विभाग के कई काडर ऐसे हैं जिसमें पदोन्नति के अवसर नहीं है। ऐसे काडरों को भी रिव्यू करने की आवश्यकता है, पद बढ़ाने जाने की आवश्यकता है। पुलिस मुख्यालय ने 1 जनवरी को प्रस्ताव भेजा, जिसके बाद 30 जनवरी को शासन ने मंजूरी दी। अब 100 स्टेनो और 400 एएसआई पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। ये भर्ती न केवल पुलिस बल को मजबूत करेगी, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहतर बनाएगी। वहीं जो लोग पुलिस में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये भर्ती वरदान साबित होगी। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। भारत एट 7 में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब हम बात करेंगे सर्कुलर इकोनॉमी की। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R अर्थव्यवस्था मंच जयपुर घोषणा को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच रहा है। इस सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के विशेषज्ञ और नेता शामिल हैं। तो देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की यह रिपोर्ट। जयपुर में चल रहे एशिया और प्रशांत क्षेत्र का 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत के लिए दुनिया एक परिवार है और अब पृथ्वी को बचाने के लिए कार्य करने का समय है। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्कुलर इकोनॉमी एक्शन प्लान्स फॉर 10 वेस्ट कैटेगरीज हैव बीन फाइनलाइज्ड, for which regulatory and implementation framework is under progress. India is already notified
various waste management and extended producer responsibility rules in certain sectors such as plastic waste management rules, e-waste management rules, construction and demolition waste management rules and metals recycling policy among others. सम्मेलन में 50 से अधिक स्टार्टअप और भारतीय कंपनियां भी अपनी तकनीक का प्रदर्शन कर रही हैं। ये कंपनियां कचरे को ऊर्जा और संपदा में बदल रही हैं। बैकुंठ एनर्टेक नगर पालिका के कचरे को बायोमेथनॉल में बदल रहा है। इसे भविष्य को ईंधन देना कहा जा रहा है। भारत वर्तमान में भारी कीमत पर मेथनॉल का आयात कर रहा है। तो सॉलिड वेस्ट है जिसे हम करते हैं, गार्बेज है या कचरा है घर का इंजन का, उसको हम बायोमिथेनॉल में जो बायोफ्यूल है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका पैटेंट हमको ग्रांट है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो पैटेंट है, एक यूरोप में है, एक इंडिया में है। जो यूरोप वाला है वो कम से कम मतलब 5 गुना महंगा है। हमारा जो है बहुत ही सस्ता, सुंदर, मजबूत है। एक और स्टार्टअप बांस से बने डिजिटल बिजनेस कार्ड बना रहा है। यह पर्यावरण के अनुकूल है और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये डिजिटली काम करता है। हमारा एक प्रोडक्ट है, डिजिटल बिजनेस कार्ड ऐप है, हमने इन हाउस डेवलप किया है एंड उससे हम इसको राइट करके, ये NFC इनेबल्ड चिप है इसके अंदर। तो जब हम इस चिप को किसी के भी फोन में, जो भी NFC इनेबल्ड फोन है, वहाँ पे टैप करते हैं तो वो डिटेल्स उनके फोन में स्टोर हो जाती है। एंड ये बेसिकली एक कार्ड नहीं है, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है। अब बांस से लेकर टायर तक एक स्टार्टअप दुनिया को बता रहा है कि कचरे से कैसे कमाया जाए, और वह भी पर्यावरण के अनुकूल तरीके से। हम लोग टायर वेस्ट यूज करते हैं एंड उससे स्कल्पचर्स, झूले, बेंचेस, फर्नीचर, गमले, बोलार्ड्स, फेंसिंग, मेन होल कवर्स सब टायर वेस्ट से बनाते हैं। ये अपसाइकिल प्रोडक्ट है। ये पोल्यूशन, जब ये टायर जलने जाता है उससे पहले हम प्रकार करके इसको एक प्रोडक्ट का रूप देते हैं विच इज हाईली ड्यूरेबल। 3 से 5 मार्च तक आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचा तैयार करना है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये विजन है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिसके आप देख सकते हैं ये एक शेर है जो मेक इन इंडिया का एम्बलम भी है। लेकिन जनाब ये टायरों से बना है और ये पहले ही बिक चुका है, और वो भी 3 लाख रुपए में। इसी को तो कहते हैं फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज, जयपुर। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जाके आर्थिक संकट को लेकर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और नौबत तो ये आ गई है कि प्रदेश सरकार को योजनाएं चलाने के लिए मंदिरों से मदद मांगनी पड़ रही है। तो वहीं भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए ये तक दावा किया है कि अगर केंद्र सरकार मदद देना बंद कर दे तो हिमाचल सरकार तो अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश का वित्तीय संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश सरकार इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानती है, जिम्मेदार बताती है। प्रदेश के मंत्रियों का, खुद मुख्यमंत्री का ये कई बार दावा रह चुका है कि केंद्र सरकार से उतनी ग्रांट या उतनी आर्थिक सहायता प्रदेश को नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से प्रदेश के वित्तीय हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लगातार वित्तीय प्रबंधन को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल विधानसभा सत्र के दौरान कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी होने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सुक्खू सरकार सुर्खियों में आई थी और तब से लेकर अब तक कभी पेंशन में देरी तो कभी विभागों के वेतन भुगतान में देरी की खबरें आ रही हैं। सुक्खू सरकार दावे करती है कि केंद्र से उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिल रही, जिससे हालात ऐसे बन रहे हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 साल में केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को 23,566 करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि मिली है। साल 2014 से 2024 तक हिमाचल सरकार को केंद्र से 54,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स अनुदान मिला है। यह अनुदान केंद्र में कांग्रेस राज के दौरान यानी 2004 से 2014 तक महज 12,639 करोड़ रुपए तक का था। आंकड़ों के मुताबिक 2014 के बाद से मोदी सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश को कुल ग्रांट 3 गुना तक बढ़ी है। प्रदेश में केंद्र की करीब 65 योजनाएं चल रही हैं, जिसके लिए केंद्र से सालाना 5,000 करोड़ से ज्यादा का बजट मिलता है। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने तो यहां तक दावा किया है कि अगर केंद्र मदद देना बंद कर दे तो हिमाचल सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाएगी। वहीं भाजपा महामंत्री तरुण चुग ने भी प्रदेश को मिलने वाली केंद्रीय मदद का जिक्र करते हुए सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। ये केंद्र गप्पे भेज रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है, और स्टेट की सरकार जिसके पास ना समझ है, नुसिखिए लोग, नालायक लोग सरकार चला रहे, और उसका परिणाम आज जनता स्पष्ट है।
वहीं हाल ही में हिमाचल आई कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी केंद्र सरकार पर इसे लेकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को पर्याप्त मदद नहीं कर रही है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी आपदा आई, आपदा के लिए भी लोगों के पास, सरकार के पास कितनी बार भीख मांगी, उसके पैसे भी कितने दिनों के बाद मिली। तो ये जानबूझ के फेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें से निभर के आएंगे और ये बिल्कुल भी परिस्थिति खराब नहीं, हम उस स्थिति को बाहर आ रहे हैं उस स्थिति से। हिमाचल विश्वविद्यालय के कर्मचारी और परिवहन निगम के कर्मचारी लगातार सरकार के खिलाफ लंबित भुगतान के लिए रोष जता रही हैं। आने वाले वक्त में हालात ये बन गए हैं कि प्रदेश पर बढ़ता कर्ज लगभग 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक पहुंचने के आसार हैं और इसका सीधा असर प्रदेश के कर्मचारियों पर, प्रदेश की योजनाओं पर और प्रदेश के आम जनमानस पर पड़ता नजर आ रहा है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, टीडी न्यूज। वक्त आ गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो है लब बेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर तेलंगाना से, जहां विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा समर्थित उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर ली है और एक अन्य सीट पर एक स्वतंत्र उम्मीदवार विजयी हुआ है। भाजपा समर्थित मलका कोमारैया ने मेंढक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्वतंत्र उम्मीदवार श्रीपाल रेड्डी पिंगिली ने वारंगल, खम्मम, नलगोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जीत दर्ज की है। इन 3 एमएलसी सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान हुआ था। और तेलंगाना एमएलसी चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जीत पर पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं तेलंगाना के प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने उम्मीदवारों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा। तेलंगाना में हुए एमएलसी चुनाव में करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेंढक शिक्षक क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी मलका कोमारैया को मिली ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई। यह जीत प्रदेश एवं भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते जनाधार को प्रदर्शित करती है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 2025-26 के सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन वो उनके मूल्यों और आदर्शों से दूर जा चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में आए 66 करोड़ लोगों में से आधी संख्या महिला श्रद्धालुओं की रही होगी, लेकिन उत्पीड़न, लूट, अपहरण या फिर हत्या की एक भी घटना नहीं हुई। आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन डॉक्टर लोहिया के मूल्यों और आदर्शों से बहुत दूर जा चुकी है। जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक सच्चा समाजवादी वह जो संपत्ति और संतति से दूर रहे, और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है। 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आए। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए, पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी। एक भी अपहरण की घटना नहीं,
एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो गलत सूचना फैलाने की आपने कोशिश की वो देश के लोगों के विश्वास को प्रभावित नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि संभल में हम जो कर रहे हैं वो भी आस्था के कारण ही है। महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन उन्होंने भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का ये सबसे बड़ा हथियार था। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। आप देखें ना कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे बस वहां नहीं पहुंची हो। आस्था नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, आस्था का ही सवाल है। और इसी के साथ आज के भारत एट 7 में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।